हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आजिए भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आ जाओ जल्दी जल्दी। हम कर रहे हैं अपने सीईटी प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो सीरीज हमने कल से ही स्टार्ट करी है। कल मैंने आपको जो लास्ट सीईटी का पेपर हुआ था ग्रुप सी से रिलेटेड, उसके हिंदी के क्वेश्चंस करवाए थे। तो आप सबकी डिमांड थी कि कल इंग्लिश के करवा देना। सीडीपी स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, थोड़े दिन शांति रखो। मुझे पूरे महीने सीडीपी पढ़ानी है, पूरा जुलाई सीडीपी ही पढ़ानी है। 30 नंबर का सेक्शन है, फ्रेश रहेगा माइंड में। तो सीडीपी और पेडागोजी पूरा जुलाई पढ़ाऊंगी, मुझे सब पता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ चलो। आज हम पेपर के जो क्वेश्चंस कर लेते हैं वो हम करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस, जो कि आपके माइंड में था इंग्लिश कैसे आती है। जो बच्चे एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एस्टेट की इंग्लिश पढ़ ली, एक सिंगल क्वेश्चन भी, मैं शॉर्ट डी से कह रही हूं, ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें ना आता मिले सीईटी में। मतलब सीईटी की इंग्लिश एस्टेट की इंग्लिश जैसी ही है, आसान है। इंग्लिश तो एस्टेट में भी आसान आती है और सीईटी में तो उससे भी आसान है। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो तुमने यदि ग्रामर को ढंग से पढ़ा तो तुम्हें ना आता मिले। और इसमें सिलेक्टेड से ही टॉपिक हैं, ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं है सीईटी में। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस ऑफ द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सीईटी में हर बार क्वेश्चन आया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। वॉइस तो मैंने यूट्यूब पर भी करवा रखा है, 4 क्लासेस में, पढ़ लेना। जिंदगी में वॉइस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ढंग से, यदि वॉइस वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया तो। प्लेलिस्ट है सीईटी की, उसी में है। चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करते समय तुम्हें सबसे पहले चीज क्या ध्यान रखनी है, आप किसी भी क्वेश्चंस पे काम नहीं करेंगे, सीधा पढ़ाई करेंगे, लास्ट में काम करेंगे। हाँ, पीजीटी डी++ के पीजीटी के एग्जाम डेट आ चुकी है, जुलाई में एग्जाम्स हैं पीजीटी के। तो इससे पता चलता है कि टीजीटी की एग्जाम डेट भी जल्द आ जाएंगी। तो पढ़ते रहें, उसके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रेटजी वीडियो कल बनाती हूँ डी++ पे। तो यहां पर आपको बताना है पैसिव वॉइस क्या होता है। तो पैसिव वॉइस यू नो वेरी वेल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर कभी भी सेंस चेंज नहीं होती है, एक सबसे पहले अपने माइंड में रखें। पैसिव वॉइस के अंदर कभी भी आपकी सेंस चेंज नहीं होती है। मस्ट वी कट दिस ट्री, तो ठीक है, दिस ट्री मस्ट बी कट। तो या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, दिस ट्री मस्ट बी कट, लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे का आगे ही रखेंगे। ठीक है, तो आगे का आगे ही रखा है इसने सारे में, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, सारे ऑप्शंस में आगे ही है ना। दिस ट्री मस्ट बी कट होना चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो आगे ही आ गया। कोई भी मॉडल्स वाला सेंटेंस है, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस फॉर्म बनाते हैं तो हम उसमें बी यूज करते हैं। तो इज एलिमिनेट हो गया, विल बी एलिमिनेट हो गया, वॉज भी एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या बच गया? आंसर हो गया बी। सीधा सा है, जब भी आप किसी भी मॉडल्स का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो उसमें उस पर्टिकुलर मॉडल के बाद बी का यूज होता है। वो इंटरोगेशन में है तो वो मॉडल एज इट इज आपका पहले उठ के आ गया, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हो तो जो सेंस रहती है वो एज इट इज रहेगी, जो टेंस होता है वो एज इट इज होगा। नरेशन में सेंस और टेंस चेंज होते हैं, वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पर आपको वर्ब का फॉर्म जो है फिल करना है, कौन सा सही फॉर्म ऑफ द वर्ब है। नाइदर ऑफ द टू मैन, तो आपको पता है नाइदर नॉर ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द टू मैन was, तो यहां पर क्या आ जाएगा? was। ठीक है, नाइदर नोर, आइदर और, ये सभी किसके अंदर यूज होते हैं भाई? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अंदर यूज होते हैं। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा भाई? was आ जाएगा। यस, शाबाश, ट्राई करें मेरे साथ आंसर्स को करने का। हाँ, थैंक यू मेनका। क्लास को शेयर भी किया करो भाई सीईटी वाले बच्चों के साथ, क्योंकि जितने ज्यादा रात 9 बजे वाले सेशन में मुझे जुड़ेंगे, मंडे टू फ्राइडे का सेशन होता है ये, उतना मेरा मोटिवेशन और बढ़ता जाएगा और तो तुम्हें सीईटी के इतने क्वेश्चंस करवा दूंगी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स। यहां पर अंडरलाइन ईडियम दिया गया है, उसका मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा, आवर हॉकी टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर यहां पर अंडरलाइन है। एक भी इडियम सीईटी में ऐसा नहीं है जो मैंने तुम्हें पढ़ा रखे और उससे बाहर से हो। मैं हमेशा कहती हूँ एंटोनियम सिनोनियम्स आर द एंडलेस, बट इडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने मैंने पढ़ा रखे हैं एस्टेट और सीईटी में तुम्हें वहीं से मिल जाएंगे। एट द 11th आवर कितनी बार करा हुआ है क्वेश्चन? एट द 11th आवर, 11वें घंटे, मतलब एट द लास्ट मोमेंट। कहते हैं ना घड़ी का आखिरी वाला घंटा होता है, तो लास्ट मोमेंट होता है ये। ठीक है, तो एट द क्रूशियल टाइम, एट द बिगिनिंग, एट द लास्ट मिनट, तो एट द लास्ट मोमेंट। तो आंसर क्या रहेगा भाई? बी रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा,
रीअरेंज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। यहां पर सेंटेंस रीअरेंज है, सेंटेंस को ऊपर नीचे करके दिया हुआ है, तो जब भी सेंटेंस को रीअरेंजमेंट हो तो सीधा से बात है, कभी भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं होगा कि भाई आपका सेंटेंस कभी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए टू अंडरस्टैंड, तो टू तो इसका मतलब टू अंडरस्टैंड एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब से सेंटेंस नहीं शुरू होगा, सेंटेंस आपका नाउन से शुरू होगा, प्रोनाउन से शुरू होगा, किसी भी चीज से शुरू होगा। थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, ये भी आपका वर्ब वाली फॉर्म में है, तो ये भी सेंटेंस में नहीं होगा। ग्रामर अपीयर्स टू मैनी पीपल्स, तो यहां पर टू मैनी पीपल्स ये दिख रहा है कि ये आपको एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो सबसे पहले हो गया बी, टू मैनी पीपल्स। अब देखो टू मैनी पीपल्स, ग्रामर अपीयर्स डी, टू मैनी पीपल, ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों के लिए ग्रामर ऐसा लगता है कि थ्रेटनिंग है, मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हरियाणा वालों को जो इंग्लिश का फोबिया है, आप मेरी इंग्लिश की सारी क्लास पढ़ा दो, कसम से तुम्हें इंग्लिश से प्यार हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामर तुम्हें टिप्स पे हो जाएगी, आने लगेगी। ज्यादा कुछ नहीं, जो बच्चे बैच में हैं उनको तो कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, मेरी 15 घंटे की मैराथन पड़ी है इंग्लिश ग्रामर की, सीईटी वाले एस्पिरेंट से शेयर कर देना, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगी तुम्हारे सीईटी एग्जाम के लिए। ठीक है, हाँ, तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा भाई, एक 10 घंटे की है क्लास और एक 5 घंटे का है, तो ये 15 घंटे की क्लास भी तुम देख लो। जो सीईटी के एस्पिरेंट है, जो यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई, बी रहेगा। और जो बैच में है उनको तो पूरा डिटेलिंग में पढ़ा रखा, उनको जरूरत नहीं है क्लास को देखने की। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, मतलब नरेशन बताना है। जब भी बात नरेशन की आती है तो मेक श्योर आपको ध्यान रखना है, जब भी हम नरेशन को पढ़ते हैं तो टेंस एंड सेंस हमेशा चेंज होती है। जैसे वॉइस के अंदर टेंस एंड सेंस चेंज नहीं होती है, बट नरेशन के अंदर आपकी टेंस और सेंस हमेशा चेंज होती है। टेंस एंड सेंस का मतलब क्या है, प्रेजेंट का जो भी टेंस होता है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, आपको पता है। जो पास्ट के टेंस होते हैं वो पास्ट के ही वर्जन में चेंज हो जाते हैं। जैसे सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है यहां पर एक होता है रिपोर्टेड वर्ब और ये इधर होता है रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड वर्ब आपका प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, बस दो कंडीशन ऐसी हैं। यदि यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो इधर वाला टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा टेंस चेंज होगा। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं। ही सेड नवंबर वर्क्स हार्ड, तो ही सेड दैट लगाएंगे, यहां तक ठीक है सारा। ही सेड दैट, ठीक है। अब नेम है, थर्ड पर्सन है, ही शी इट एनी नेम, नो चेंज। आपको पता होगा नरेशन में रूल लगता है SON। सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होते हैं। तो ये थर्ड पर्सन है, यहाँ पर आई होता तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ना। थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा, नेम्बर तीनों में ठीक है। अब वर्क्स क्या है, प्रेजेंट टेंस है। वर्क्स क्या है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट टेंस के अंदर चेंज होगा। तो पास्ट टेंस का ये है, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। आंसर क्या बचा भाई, आंसर बचा आपका सी। ही सेड दैट नवंबर वर्क्स वेरी हार्ड, आंसर रहेगा सी। डी कैसे कर दिया, वॉज वर्किंग तो तब आता ना जब यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदलेगा ना, कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। जो डी दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं, आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पिक द सेंटेंस ऑफ द पार्ट विच इज अ एरर। आपको वो सेंटेंस बताना है जिसके अंदर एरर यहां पर गिवन है, वो सेंटेंस आपको बताना है। देखते हैं, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप वर डिस्ट्रॉय इन द अर्थक्वेक। क्लियर दिख रहा है यहां पर, बहुत ही क्लियर शब्दों में दिखाई दे रहा है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट, होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट इज अ कोलेक्टिव नाउन, है ना। फ्लैट्स का पूरा ब्लॉक कोलेक्टिव नाउन है, और कोलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है, सिंटेक्स का चैप्टर है, जहां से ये क्वेश्चन डाले हुए हैं, दो क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, सीईटी के लिए भी और एस्टेट में तो 100% आता है। ठीक है, देखो ग्रामर यदि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो आप मान के चलो एस्टेट की भी हो रही है, सेम ही क्वेश्चन का बिल्कुल सेम लेवल है, कहीं से भी अलग लेवल नहीं है, वही सीईटी में है, वही एस्टेट में है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर देखिए, हॉल ब्लॉक्स ऑफ द फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वर नहीं आएगा,
वॉज आएगा यहाँ पर, तो बी में एरर है, तो बी यहाँ पर डी में लिखा है। अब यहाँ पर ये गलती मत कर देना, बच्चे क्या करते हैं, बी में एरर है तो हम जल्दी में क्या करते हैं, बी भर देते हैं पेपर में, है ना, लेकिन बी में एरर है तो यहाँ पर बी कहाँ लिखा है, डी ऑप्शन पे लिखा है, तो उत्तर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी गलतियां हम पेपर में अक्सर करते हैं, मैं तो करा करती जब मैं एस्पिरेंट होती थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मैं गलतियां करती थी भाई तुम मत करो। जैसे बी में एरर है तो हम क्या करते हैं, सीधा बी भर देते हैं, तो ऐसी गलतियां मत करो। बी देखो किस ऑप्शन में है, तो बी यहाँ पर डी के आगे लिखा है, तो इसका आंसर डी रहेगा, आंसर की में बी नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड या फ्रेज विच इज द अल्टरनेटिव टू मेक द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर कुछ शब्द है और वहां पर आपको पूछा गया है ग्रामेटिकली कुछ करेक्ट है करना है, मतलब वर्ड को रिप्लेस करना। यहाँ पर जो प्रिंटिंग हो रखा है ना बुक के अंदर, वो अंडरलाइन यहाँ पर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। पीपीटी के अंदर जितने भी बुक्स के अंदर अंडरलाइन है वो पीपीटी में नहीं आ रहे, बट कोई बात नहीं। तो ये वर्ड अंडरलाइन है, तो आपको बताना है कि ये वर्ड ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। द लैडर विल बी कोलैप्स होना होता, विल कोलैप्स होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इफ यू पुश द वॉल, कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है। कंडीशनल सेंटेंस क्या है, एक साइड यदि प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी साइड फ्यूचर टेंस आता है, तो विल बी वाला कोई सीन नहीं है, विल कोलैप्स रहेगा, तो आंसर यहां पर सी रहेगा। ठीक है, आंसर यहां पर क्या रहेगा भाई, आंसर यहां पर सी रहने वाला है, आंसर सी रहेगा। अमन आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बार बार, मैम प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, क्या है आपका क्वेश्चन? यदि इसी क्लास से रिलेटेड है तो पूछो, नहीं तो एकेडमी पर फोन कर लो। मैम एकेडमी पर कोई कॉल नहीं उठा रहा है, मैं 2 तारीख से कर रही हूं, तो आप गलत नंबर पर कर रहे हो। एकेडमी का लड़का 11 बजे तक कॉल रिप्लाई करता है। एकेडमी का नंबर है 7015467794। इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपका कॉल उठाया जाएगा, आपका कॉल नहीं उठाया जाएगा, आपको कॉल बैक आएगा। थोड़ा सा शांति रखा करो, लेकिन इसी नंबर पर आप कॉल करोगे तब। ठीक है, आप किसी रैंडम नंबर पे कॉल कर रहे हो, पहले एक नंबर होता था 9034 पुरानी वीडियोस में, आप उस पे कर रहे हो तो कॉल नहीं रिवर्ट होगा। ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे कहते हैं कॉल रिवर्ट नहीं होता। 2 लड़के हैं, 11 बज जाए रात के, हमारा 100% कॉल क्लियरेंस होके सोता है। ठीक है, ये हमारी एकेडमी का रूल है। तो जो बच्चे गलत नंबर पर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उनका रिवर्ट नहीं होगा। एक तो कोई इतने सारे बच्चे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, अरे तुम बावड़े हो क्या? इंस्टाग्राम मैंने इंटरटेन के लिए बना रखा है। जब मैं वहां पर भाई फ्रेश होती हूँ, मतलब मूड फ्रेश करती हूँ, तो मैं रील्स देखने जाती हूँ, वहां पर भी मैसेज होते हैं। ध्यान से मेरी बात कान खोल के सुन लो। इंस्टाग्राम पे आप यही मैसेज करोगे, मैम यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वीडियो इज ऑसम, है। इंस्टाग्राम पे भी पढ़ाई की बातें करते हो। पढ़ाई की बातें सिर्फ अचीवर एकेडमी पे होनी चाहिए। तो मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ कि बच्चे रैंडम दुनिया भर की जगह क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। मेरा दूसरा चैनल है निशा शर्मा लाइफस्टाइल, भाई वो मेरा लाइफस्टाइल चैनल है, अचीवर एकेडमी नहीं है वो। वहां पे भी क्वेश्चन पूछते हो, सुनो मेरी बात कान खोल के। यहां पर क्वेश्चन किया करो, आपको हर आंसर मिलेगा। यहां पर कमेंट किया करो, हर आंसर मिलेगा। एंड दिस इज द नंबर 7015467794। नोट डाउन दिस नंबर। इस नंबर पर कॉल किया हुआ हर बच्चे को रिवर्ट मिलेगा 200%। थोड़ा लेट हो सकता है, मान ले कॉल नहीं उठाया तो कौन सी आफत आ गई, आपको कॉल बैक आएगा, सेम डेट में आएगा बस। ठीक है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे कल मैंने खोल के देखा है, हजारों मैसेज कर रखे हैं, मैं उस बैच में हूं, मेरे को ये पढ़ना ही पड़ा। क्यों भाई, तुम अचीवर एकेडमी के स्टूडेंट हो, वो तो टाइम पास है इंस्टाग्राम। ठीक है, अचीवर एकेडमी इंस्टाग्राम पे तो चलेगा, निशा शर्मा इंस्टाग्राम पे भी। ऐसे मत करा करो, ये नंबर पे कॉल करा करो। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे से करते हैं अनिकेत, तो वो डिपेंड करता है बच्चा कैसे बात कर रहा है। मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, कई बार मैंने देखा है कि कॉल वाला बच्चा बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन कई बार है ना, मैंने देखा बच्चे सामने से हीरो बनते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो अगले को भी रिवर्ट करना पड़ता है, बट बहुत अच्छे से वो काम को करते हैं। और चलो छोड़ो, इन बातों पे बात नहीं करते, बस बात थी इस नंबर पे कॉल करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आंसर यहां पर रहेगा सी। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सही स्पेलिंग आपको यहां पर चूज करनी है कि सही स्पेलिंग क्या है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सही स्पेलिंग आपको क्या है, इनक्रेडुलस। तो इनक्रेडुलस होता है भाई जो विश्वसनीय नहीं होता, जो मतलब कहता है ना जल्दी से विश्वास कर लेता, मतलब इस तरीके वाला बंदा। इनक्रेडुलस, INCREDULOUS, दिस इज द राइट स्पेलिंग। ये इसकी क्या होती है भाई, सही स्पेलिंग होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये इसकी सही स्पेलिंग होती है, आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, और संडे चिटचैट बीच में नहीं हुई, संडे चिटचैट करा करेंगे, उसमें तुम्हारे क्वेश्चन ही होते हैं। फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी का जो सिनोनियम है, एंटोनियम, अपोजिट पूछा है, तो डेमोक्रेसी का अपोजिट क्या होगा, आपको पता है, मोनार्की होगा, टायरनी होगा, आपका एक तरह से ये जो
ऑटोनॉमी होगा, मतलब इस तरीके का होगा। तो मोनार्की जो है इसका क्या होगा भाई, अपोजिट शब्द होगा किसका भाई, डेमोक्रेसी का। तो आंसर रहेगा यहां पर बी, आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपको सही सिनोनिम यहां पर चूज करना है। तो यहां पर जैसे कलर है, लाइक, फीचर, फॉलो, चेंज द इमोशंस, तो कलर्स, लाइक, फॉलो चेंजेस द इमोशंस, इमोशंस को चेंज होना, तो कहते हैं ना भाई सेंसेशन होते हैं, तो सेंसेशन इज अ सेंटीमेंट, सेंटीमेंट्स रिलेटेड टू इमोशंस, ठीक है, तो दिस इज द सिनोनिम, ठीक है, तो दिस इज द सेंटीमेंट्स। तो आंसर क्या रहेगा यहां पर, ए रहेगा, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, तो यहां पर आंसर ए रहेगा। तो ये था सीईटी का एक प्रीवियस पेपर, 3 पेपर करवाऊंगी, एक नहीं, टेंशन ना लो। एक दिन में 3 पेपर हुए थे ना, तो 3 पेपर एक दिन के हिंदी के करे थे कल हमने, 3 पेपर ही आज इंग्लिश के करेंगे, फिर अगले 3 पेपर कल हिंदी के करेंगे, फिर अगले 3 पेपर इंग्लिश के। इस वीक तुम्हें हिंदी इंग्लिश सीईटी के जो लास्ट पेपर हुआ था वो सारी करवा दूंगी, ठीक है। तो सेंटीमेंट्स, अब ये था एक पेपर के क्वेश्चन। बताओ एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा लग रहा हो इंग्लिश का मुश्किल वाला टाइप में, कितना आसान सा पेपर है। चलो ये है 22/10 को हुआ था पेपर शिफ्ट 2 का, ठीक है। चलो इसको देखते हैं फटाफट आजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरलाइन इडियमेटिक एक्सप्रेशन। आपको यहां पर सही अंडरलाइन इडियम बताना है कि कौन सा है। यू मैनी रश फ्रॉम द पिलर टू पोस्ट, तो यहां पर जो इडियम है रश फ्रॉम द पिलर टू पोस्ट, ठीक है, दिस इज द इडियम। आपको बताना है कि इस इडियम का मतलब क्या होता है। ये इडियम आपका डायरेक्ट भी आ सकता है पेपर में, सेंटेंस में भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ऑप्शन को समझना है। और जिसने इडियम फ्रेजेस नहीं देखे हैं तो डोंट फॉरगेट टू विजिट द प्लेलिस्ट वोकैबुलरी बाय निशा मैम, जस्ट राइट। मैंने बहुत सारे इडियम फ्रेजेस करवा रखे हैं और तुम्हारे सीईटी के पेपर में एक भी ऐसा इडियम फ्रेज नहीं आया हुआ। मैंने 20 पेपर देख लिए जो मेरी प्लेलिस्ट से बाहर हो, ठीक है, तो वो सारे पढ़ लेना और मैंने साथ साथ याद करवा रखे हैं। तो यहां पर देखो रश फ्रॉम द पिलर टू पोस्ट, तो एक बंदा पिलर से पोस्ट की तरफ रश कर रहा है ना, तो क्या कर रहा है भाई वो रश, मतलब ऐसी डायरेक्शंस में रश कर रहा है जहां पर हैरेसमेंट मिल रही है, सेटिस्फेक्शन उसको बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा, तो दिस इज कॉल्ड रश फ्रॉम द पिलर टू पोस्ट। जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, एक सेटिस्फैक्टरी, मैं हमेशा कहती हूँ 2-4 चैनल जो तुम्हें बेस्ट लगते हैं उनको चूज करो। बच्चे एक न्यूज को 50 चैनल्स पे देखते हैं, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग यूर प्रेशियस टाइम, ठीक है। जहां आपको लग रहा है सेटिस्फैक्टरी है, 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल 4 चैनल सेलेक्ट करके रखो, फिर फालतू में इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अपने सिलेक्टेड को ही देखो और एक चीज को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम और पढ़ो, फिर जाके तुम्हारा सिलेक्शन होएगा। और तुम ऐसे ही वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट कर दोगे, फिर नहीं होएगा, ठीक है। तो ये पिलर टू पोस्ट वाली हरकतें छोड़ दो। रश इन द ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हैरेसमेंट, तो आंसर यहां पर क्या रहेगा, 1 रहेगा भाई अपना, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, 1 जो है आपका यहां पर आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ नो improvement is required, answer is C, okay. You will face many defeats in the life but never let themselves be defeated, बहुत ही easily you can check out the question। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका सब्जेक्ट है you, ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है you, तो you will face many defeats in the life, तुम्हें जिंदगी में बहुत सारी असफलताएं मिलेंगी, but never let themselves be defeated, तो भाई यदि यहां पर you है तो आपका ऑब्जेक्टिव केस yourself होगा, themselves क्यों होगा, ठीक है। तो यहां पर yourself होगा तो themself क्यों होगा, ठीक है। तो यहां पर yourself वाला क्या होगा भाई, आपका आंसर होगा तो yourself be defeated होएगा, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। यहां पर आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। सोमवीर बैच में लाइव क्लास नहीं है, लाइव क्लास खत्म हो चुकी है और पेपर कभी भी हो सकते हैं। तुम अपना सब्जेक्ट वहां पर पूरा है, आप पढ़िए, कहाँ आपको कमी नजर आ रही है आप एकेडमी पर फोन कर दीजिए, उस सब्जेक्ट को रातों रात चेंज करवा दूंगी बट ऐसा कोई कमी वाला है ही नहीं, ठीक है। सही कह रही है अमृता, चलो अमृता ठीक लिख रही है, बच्चे इतनी बातें करते रहते हैं मैडम, वीडियो कोई लाइक नहीं कर रहा, देख कितने बच्चे देखते हैं और वीडियो लाइक नहीं करते, सही कहते हो तुम, लाइक ना लाइक करते ना शेयर करते। एक लड़की है अर्चित, स्पेशल थैंक्स टू अर्चित, मैं देखती हूँ वो लड़की हर रोज वीडियो शेयर करती है, हर रोज इंस्टा स्टोरी पे, हर रोज, एक दिन ऐसा नहीं है कि वो मेरी वीडियोस को शेयर ना करती हो। थैंक यू, बहुत सारे बच्चे करते हैं, थैंक यू एवरीवन, बट वो लड़की डेली करती है, पिछले 2 महीने से देख रही हूँ, एक दिन ऐसा नहीं है कि वो मेरी वीडियो ना शेयर करती हो। यार सच्ची में अच्छा प्यार है ये तो। चलो
नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की यहां पर फिल करनी है। तो ये तो बचपन से रटा हुआ आपका फ्रेज है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। तो आपको पता है टाइम एंड टाइड जो चीज एट द होल में यूज होती है तो वो हमेशा सिंगुलर में यूज होती है, ठीक है। जो चीज जैसे ब्रेड एंड बटर इज हेल्दी फूड, ठीक है। सिंटेक्स से भाई 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर को अच्छे से करना, सीईटी में 2-2 क्वेश्चंस डले हुए हैं पेपर में, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन्स, ठीक है। अर्चित यदि वीडियो देख रही है तो थैंक यू सो मच बाय हार्ट, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से नोटिस कर रही हूँ आपकी स्टोरी। एक दिन ऐसा नहीं होता कि मेरी वीडियो का स्टेटस नहीं होता, दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई, बी रहेगा, वेट्स। तो ये तो ध्यान होगा ना जब आप वो सिंटेक्स पढ़ते हैं, जब भी 2 चीजें एट द होल का काम करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर में यूज होती हैं, ठीक है। तो बी रहेगा आंसर। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड। टेम्पेटुअस होता है एक चीज, अट्रैक्ट करती है गुस्से के अंदर, एंगर के अंदर, इस तरीके की। तो इसकी सही स्पेलिंग है TEMPESTUOUS। तो सही स्पेलिंग है 1। यहां पर स्पेलिंग का एक क्वेश्चन डाला हुआ है बट इजी ही डाले हुए हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं डाले हुए। नेक्स्ट है ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच। Pick out the antonym of the underlined word in the following sentence. He was afraid of losing the match. कि उसको भाई मैच को अफ्रेड है कि मेरा मैच मेरे से मतलब हार ना जाऊं मैं। तो यहां पर अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो यहां पर अफ्रेड का एक तरह से अपोजिट पूछा है, तो मैं डरा हुआ हूं तो इसका अपोजिट क्या होगा, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो यहां पर कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि नर्वस तो इज अ काइंड ऑफ नर्वस, और शेकन तो हिला हुआ टाइप, डरा हुआ, हेजिटेंट भी एक हेजिटेशन वाले टाइप में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रिंकी, तो यहां पर आंसर रहेगा कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। आज बच्चे बहुत कम है। कल तुम कह रहे थे इंग्लिश के सीईटी प्रीवियस करवाना, इंग्लिश इतना तुमने कलेश कर रखा था। कल जब मैं हिंदी के करवा रही थी, मेरे को 3 दिन लगातार हिंदी के खत्म करवाने थे, और तुमने जान पे कलेश बना रखा था, इंग्लिश को करवाना कल, इंग्लिश को करवाना कल। और आज तुम गायब कहाँ हो सारे, है रे। आज तो बहुत कम बच्चे हैं, कल हिंदी में कितने सारे थे तुम, आज बड़े गायब हो रखे हो तुम। कहाँ जा रहे हो आज। यहां देखो, There is no error of the answer is the property was divided among the 2 brothers। ये तो बचपन से पढ़ा हुआ होगा तुम्हारा preposition का, बचपन से पढ़ा होगा। फटाफट बता दो, इतना आसान सा एरर है, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी तुम्हें, क्योंकि the property was divided among 2 brothers। ये तो मतलब बिल्कुल चाइल्डिश क्वेश्चन डाल दिया। बताओ फटाफट इसमें क्या एरर है। among 2 brothers दिख रहा है ना, बिल्कुल 2 के बीच कभी अमंग थोड़ी ना होता, 2 से ज्यादा के बीच होता है, बिटवीन होता है हमेशा। तो यहां पर सी में एरर है। सी यहां पर देखो, सी बी ऑप्शन में है, तो पेपर में इसका आंसर बी बनेगा। ये गलती मत कर देना भाई, ठीक है। पेपर में इसका आंसर क्या बनेगा भाई, बी बनेगा। तो ये चीज क्या है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। चूज द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। तो यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन दे रखा है, उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अपोजिट दे रखा है, कोई चक्कर नहीं है, हमें तो पता है, हमें अपोजिट भी कर लेंगे, दिख रहा है क्योंकि यहां पर इन्वर्टेड कोमास हटा रखी हैं। तो मतलब हमारा उत्तर है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच चेकआउट करनी है। तो नॉट टू सिट देयर का मतलब होता है डोंट सिट देयर, ठीक है। डोंट, ही टोल्ड है तो सेड टू होएगा, टोल्ड तो सेड टू में बदलता है, सेड टू सेड टू सेड टू, सारा ठीक है। द बॉय द बॉय द बॉय, सारा ठीक है। तो डोंट सिट देयर, डिडंट नहीं होता है, डोंट सिट हेयर नहीं होता, हेयर, एक मिनट, ही टोल्ड बॉय, अच्छा सिट देयर, यहां पर देयर लिखा है ना, तो हेयर पाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि हेयर का ही क्या बनेगा, देयर बनेगा, हेयर का ही क्या बनेगा भाई, देयर बनेगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हेयर, क्योंकि हेयर का ही तो चेंज होके देयर बना होगा ना, तो देयर वाला मत चूज करना, ठीक है। सारे हरिद्वार गए गंगा में डुबकी लगाना, हर हर गंगे, तभी इतना जाम लगा रखा है। हरियाणा वालों की दौड़, हरिद्वार ऋषिकेश द बेस्ट वन। कुछ भी कह दो, दुनिया में कहीं चलाओ, गंगा में नहा के जो सुकून मिलता है ना, वो लेवल ही अलग है। मतलब गंगा में नहाना और गंगा आरती देखना, वो सुकून का लेवल सच में अलग है, ये तो खास बात है। ठीक है, हरिद्वार जा रहे हो सारे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहां पर आपको पैसिव फॉर्म बतानी है आपको सेंटेंस की, ठीक है। हाँ, ही वॉज राइटिंग ए बुक, सब बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहले जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस
बनाते हो तो क्या क्या चेक करना है आपको, टेंस चेक करना है। तो टेंस क्या है, वॉज राइटिंग। वॉज राइटिंग मतलब यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस को जब हम बदलते हैं तो एक बीइंग फालतू लगाते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। तो ही वॉज राइटिंग ए बुक, तो ए बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, ही का हिम होएगा, ठीक है। यहां पर बाय मी लगा है तो इसको काट दो। हैज रिटन का मतलब ही नहीं है, जब वॉज है तो ये भी नहीं आएगा। ए बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, ये ठीक है भाई। ए बुक इज रिटन, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि हमारे सामने सही उत्तर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस लेबल्ड पी क्यू आर एस इज द मीनिंगफुल सेंटेंस। अच्छा, यहां पर आपको एक सेंटेंस है जिसको रीअरेंज करना है मीनिंगफुल पैटर्न में, उसको आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न यहां पर मीनिंगफुल आपका रहने वाला है। 9 बजे स्टार्ट हो जाती है क्लास, देखते हैं। ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल, इट इज आल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस टू अचीवमेंट एंड, अच्छा इसको हमें क्या करना है, सेट करना। ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल, देखो इट इज आल्सो तो इसका मतलब सेंटेंस के कहीं बीच में होगा, तो यहां से तो सेंटेंस स्टार्ट हो नहीं सकता। फाउंडेशन ऑफ ए ट्रू प्रोग्रेस, ये भी कुछ लास्ट में है। फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस, सेंटेंस यहां पर खत्म हो रहा है तो ये तो खत्म एंडिंग में पाएगा। टू अचीव, टू से सेंटेंस यहां पर नहीं शुरू होगा। ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल, तो पहला होएगा पी, ठीक है। ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल टू अचीवमेंट एंड इट इज आल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस। PSQR, बी आंसर इज अ राइट आंसर, ठीक है। बी आंसर क्या रहेगा, रीअरेंजमेंट करते हुए सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, 2-3 चीजों का ध्यान रखना आपको। एक तो आपका सेंटेंस किसी नाउन, प्रोनाउन इस तरीके से आपको स्टार्ट होता मिलेगा। दूसरा वर्ब से कभी स्टार्ट होता नहीं मिलेगा। तीसरा आपका सेंटेंस का जो एंडिंग पॉइंट है वो एंडिंग में होगा। चौथा आपको कनेक्टर का ध्यान रखना है, कनेक्टर आपस में जुड़े हैं जैसे बट आल्सो, नॉट ओनली, तो वो हमेशा सेंटेंस आगे पीछे यूज होंगे। तो इस तरीके के 5-7 पॉइंट होते हैं जिससे आप इनको सही कर लेते हो। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ द प्रोक्लेम। प्रोक्लेम होता है घोषणा करना, ठीक है। प्रोक्लेम होता है घोषणा करना, हाँ प्रोक्लेम होता है घोषणा करना। फोटो कैसे सही करें, मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, फॉर्म से रिलेटेड चीज आप कैफे वाले से पूछे, ठीक है। फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, डिक्लेरेशन करना, किसी भी चीज को डिक्लेयर करना, डेट इज कॉल्ड प्रोक्लेम, मतलब घोषणा करना। एडवांस होता है लाइसेंस, प्रोग्रेस आगे बढ़ना, ठीक है। तो आंसर रहेगा बी। तो इतना जल्दी हो गया एक पेपर तो ये था नेक्स्ट पेपर। फटाफट बताओ भाई, क्या ये पेपर तुम्हें सच बताना मुश्किल लगा? जो एस्टेट के प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, मैं एस्टेट के प्रीवियस ईयर तुम्हें करवाए हैं इंग्लिश के बीच में, क्या पेपर मुश्किल लग रहा है? सीईटी का झंडे गाड़ दोगे तुम सीईटी में, मैं सच में बोल रही हूं। ढंग से पढ़ लो कंटेंट को, टॉपर लिस्ट में आ जाओगे, बस पढ़ते रहो पेपर तक। फटाफट बताओ फिर अगला पेपर करते हैं। ये जो बहुत सारे बच्चे बीच बीच में मुझे कमेंट कर रहे हैं मेरा रिप्लाई कर दो, मेरा रिप्लाई कर दो, मेरा रिप्लाई कर लो, तो देखो बी फ्रैंक, आई वांट टू से वन थिंग कि मैं इस टाइम जब आती हूँ तो मैं सिर्फ कंटेंट पढ़ाने आती हूँ। यदि मैं रिप्लाई करने लगूंगी रैंडम, आप सोचो मैं एक का रिप्लाई करूंगी, दूसरे का करूंगी, तीसरे का करूंगी, तो मैं रिप्लाई करती रह जाऊंगी, फिर पढ़ाऊंगी कब? ठीक है, तो आप किसी भी डाउट के लिए कमेंट करें, अकेडमी पर फोन करें। क्लास के बीच में सिर्फ वो रिप्लाई होगा जो क्लास का क्वेश्चन होगा, और संडे चिट चैट लिया करेंगे इस संडे से हम, ताकि आपकी बहुत सारी बातें जो इकट्ठी हो जाती है वो संडे में हो जाएंगी। ठीक है, इजी लग रहा है? चलो अब एक और पेपर कर लेते हैं, क्योंकि हमने कल इन्हीं तीनों पेपर की हिंदी करी थी ना, तो इन्हीं तीनों पेपर की इंग्लिश होगी, इन्हीं तीनों पेपर की मैं तुम्हें हरियाणा जीके भी करवा दूंगी, इन्हीं तीनों पेपर की नेशनल जीके भी करवा दूंगी, टेंशन ना लो। चलो अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3 पेपर बहुत है एक दिन में। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, आपको सही वर्ड जो स्पेल्ट है उसको चूज करना। ह्यूमरस, ह्यूमरस होता है लाइक हंसी मजाकिया वाला बंदा जो होता है। हाँ, नेशनल जीके की भी करवाऊंगी। अभी एस्टेट सिर पे है, एक्चुअली एस्टेट पहले है तो एस्टेट पे फोकस करेंगे। सीईटी का अभी नहीं पता है, तो सीईटी के लिए तो बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं वही काम करवाती हूँ जो एस्टेट में भी यूज होएगा। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, हरियाणा जीके है, वो एस्टेट में भी आएगी। सुबह सीडीपी करवाऊंगी, मैथ रीजनिंग है, तो पहले एस्टेट वाले सब्जेक्ट्स को कर रहे हैं हम, बाद में करेंगे सारे सब्जेक्ट्स।
एसिड होने के बाद। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ह्यूमरस HUMOROUS, डी ऑप्शन जो है सही उत्तर रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा? डी, यस। नेक्स्ट है फाइंड द एंटोनिम ऑफ द फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है कहते हैं ना ये काम मैं फ्रीक्वेंटली करता हूं, ये काम मैं लगातार करता हूं, मतलब लगभग मैं इस काम को करता ही रहता हूं। तो फ्रीक्वेंट होता है किसी काम को लगातार करना। तो फ्रीक्वेंट का अपोजिट पूछा है तो फियर डरना होता है, अलार्म अलार्म होता है, रिटर्न वापस आना, रेयर रेयर होता है दुर्लभ, कभी कभी किसी काम को करना, डेट इज रेयर। ठीक है, तो रेयर इज अ दुर्लभ एंड फ्रीक्वेंट इज अ बार बार, तो रेयर रहेगा आंसर। ठीक है, हाँ। 2023 फोल्डर में पढ़ूं बैच में, गरिमा 2023 फोल्डर नहीं पढ़ना बैच में। जब आप एस्टेट के कॉमन बैच को देखते हो तो आपको ऐसे फोल्डर दिखेंगे, यहां पर लिखा है इंग्लिश, यहां पर लिखा 2024 2024 में सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, लेकिन मैंने पूरा बैच लाइव पढ़ाया था, ये ना सोचें, बस वो ऐड गलती से हो रखी है। फिर यहाँ पर एक 2023 है, इसको मत पढ़ना। फिर बाहर तुम्हें लिखा मिलेगा सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सारा 2024 में लेटेस्ट लाइव पढ़ाया हुआ है। आप ये सारे फोल्डर देखना, 2023 फोल्डर को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लेटेस्ट देखना, यहाँ अच्छे से और भी डिटेलिंग में चीजें हैं। ठीक है, 2023 फोल्डर देखने की जरूरत नहीं है। 2023 फोल्डर मैंने डिलीट इसलिए नहीं करा क्योंकि कुछ पुराने बच्चे थे, उन्होंने कहा हमें तो पुरानी क्लास अच्छी लगती है, हम वहीं से रिवाइज करेंगे, इसलिए। लेकिन 2023 के बाहर जितने भी फोल्डर्स बने हैं वो लाइव करवाए हुए हैं 2024 के। अगला क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस ऑफ द पैसिव वॉइस। यहां पर आपको पैसिव वॉइस का बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, तो यहां पर सबसे पहले तुम जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हो, टेंस चेक करो, कहानी खत्म। ठीक है, तो टेंस क्या है? टुक, तो यहां पर आपका है V2, मतलब पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो सिंपल सी बात है कि आपको जब आप आंसर्स करेंगे तो पास्ट टेंस है तो वाज वर मिलेगा उत्तर के अंदर। ठीक है, तो यहां पर देखो तुम्हें कितना आसानी से आपके आधे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये इंग्लिश सीजीएल में भी काम आएगी, टेंशन ना लो। जो डीएसएसबी टीजीटी इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो एज इट इज टिट्टो सीजीएल वाली ही होती है। तो यहां पर हैड बीन टेकन नहीं होगा, देखो कितना शॉर्टकट हो गया ना। वाज मतलब आप सिंपल सी बात है भाई, पैसिव फॉर्म है, टुक है तो वॉज वर ही मिलेगा हमें उत्तर में। तो वॉज वर जिस ऑप्शन में नहीं है, पहले तो उनकी कहानी खत्म कर दो, इसकी कहानी खत्म कर दो, इसकी कहानी खत्म कर दो। तो अब देखो, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, द चेक, तो यहां पर क्या होगा? द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, बस द कस्टमर वॉज टेकन द, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया भाई? सही हो गया, सिंपल सी बात है। द चेक वॉज टेकन, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, तो आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन यहां पर क्या है? सही उत्तर आपका हो गया। ठीक है, ए सही नहीं है, द कस्टमर वॉज टेकन नहीं होता है ना, द कस्टमर वॉज टेकन, द चेक को टेक किया, कस्टमर को कैसे टेक करोगे? प्रेजेंट मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसी को तो आगे लेके आओगे। टू ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस अलग होते हैं जो सीईटी में आता है, उसमें एक लिविंग होगा, एक नॉन लिविंग होगा। ठीक है, हाँ उस तरीके से बना सकते हो, पर उसमें फिर टू लगाओगे बीच में। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। देखिएगा, शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड्स लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, दिस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है भाई? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लामेशन है ना, ये एक्सक्लामेशन होता है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है? जो फीलिंग है, मतलब एक्सक्लामेशन के अंदर जो भाव है, आपको सेम वही भाव यहां पर क्या करना है? प्रेजेंट करना है। जो भी एक्सक्लामेशन के अंदर भाव है वही भाव आपको क्या करना है? प्रेजेंट करना है। तो देखो, ये कह रही है कि देख यार सांप है, अब भाई सांप को दिखा रही है तो शी वॉर्नस, वो हमें वार्निंग कर रही है। वो एक्सक्लेम्ड विद फ्रेंड, सरप्राइज नहीं कर रही, वो स्नेक को बिहाइंड हिम नहीं बोल रही, टोल्ड नहीं कह रही, वो वॉर्न कर रही है, यार सांप है इधर मत देख। तो शक्ति वॉर्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज अ स्नेक बिहाइंड हिम। ठीक है, तो सिंपल सा है, शक्ति आस्क्ड हिज फ्रेंड टू लुक आउट, देयर इज है तो इज का वॉज होएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? वॉज हो जाएगा, तो आंसर बी रहेगा। शक्ति वॉर्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज अ स्नेक बिहाइंड हिम। हिम कैसे आ गया? क्योंकि यू है, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हिज फ्रेंड है तो हिज फ्रेंड का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? हिम हो गया। तो आंसर क्या रहेगा भाई? बी इज अ राइट आंसर। यस, वेरी गुड, शाबाश, सभी सही उत्तर दे रहे हैं। अब सो के जग रहे हैं जब क्लास खत्म होने वाली है। राइट 9 बजे शुरू कर दी थी मैंने आज क्लास, क्योंकि आज रवि सर नहीं ले रहे थे, नहीं तो रवि सर लेट करवा देते मेरी क्लास 5-10 मिनट।
सर आज बाहर थे। फिलिंग इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल अल्टरनेटिव, यहां पर आपको फिल अप करना है सही अल्टरनेट के साथ। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू, तो देखो यू विल नॉट मतलब जब भी आपको कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस हर बार आ रहा, ध्यान से देखो। यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तुम जब तक उसको ओवरटेक नहीं कर सकते, जब तक यू वॉक क्विकली, जब तक तू भाई खेलेगा नहीं तो ओवरटेक करने का, खेलने से क्या मतलब है, पढ़ने का ओवरटेक से क्या मतलब है, स्लीप का ओवरटेक से क्या मतलब, ओवरटेक तो तभी करेंगे जब उससे तेज भागेगा, तो वॉक क्विकली, ठीक है। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक क्लियरली क्विकली, अनलेस अंटिल दोनों पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। अनलेस होती है कोई शर्त सूचक, कोई शर्त के लिए अनलेस लगाते हैं, समय के लिए अंटिल लगाते हैं, ठीक है। जिसमें समय की बात हो तो अंटिल लगाते हैं। अंटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, उन सेंटेंस में कभी भी नॉट दोबारा नहीं लगाते हैं। जहां पर अंटिल या अनलेस लगा है तो उसके साथ आप नॉट यूज नहीं करेंगे, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है चूज अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। दे सोल्ड देयर हाउस फ्रॉम बिकॉज इट वॉज ए व्हाइट एलिफेंट। इसका तो मैंने एक अपना पर्सनल एग्जांपल देके भी तुम्हें पढ़ाया था, याद होगा। व्हाइट एलिफेंट होता है सफेद हाथी, है ना। मैंने कहा था मेरी सास का डायलॉग कि मेरी सास ने कहा हमें सफेद हाथी पालने के शौक नहीं है। जब मेरे पापा दहेज में गाड़ी दे रहे थे तो मेरी सास कहती खाम खा के खर्च है, हमें सफेद हाथी नहीं पालना। तो सफेद हाथी का मतलब होता खाम खा वाले खर्च, ठीक है। तो तो उस टाइम मतलब 15 साल पुरानी बात होगी, तब गाड़ी अच्छी चीज होती थी, जब बाइक वाइक ही चलती थी, है ना। तो मेरी सास ने कहा क्या करेंगे हम गाड़ी का, सफेद हाथी पालने वाली बातें हैं, इतना पेट्रोल खाएगी वो, है। तो देखो ये ईमानदारी थी इनकी कि इन्होंने गाड़ी नहीं ली। देखो दे सोल्ड देयर हाउस बिकॉज व्हाइट एलिफेंट, तो मैंने तुम्हें ऐसे पढ़ा था, व्हाइट एलिफेंट मतलब समथिंग इज खर्चीला, जिसका कोई फायदा नहीं है, डेट इज यूजलेस, ठीक है। अब इस व्हाइट हाथी के बिना कत्ती एक सेकंड का गुजारा नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई, डी रहेगा, यूजलेस रहेगा, ठीक है। सुबह की क्लास अभी फाइनलाइज नहीं करी है, सुबह की क्लास जैसे ही फाइनलाइज करूंगी मैं बता दूंगी, बस करने वाले हैं 2-3 दिन में सुबह की क्लास। सीडीपी की करेंगे सुबह, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। मैं इसलिए थोड़ा डिले कर रही हूँ क्योंकि सुबह की शुरू होगी ना, फिर वो बंद नहीं होगी एस्टेट तक। और कितनी सीडीपी पढ़ाऊंगी मैं, कितनी प्रैक्टिस कराऊंगी, पहले इतनी पढ़ा रखी है मैंने, उसमें सीडीपी और पेडागोजी चलेगी, और शाम को ये 3 सब्जेक्ट चलेंगे, 3-4। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। टू ट्रेवल होपफुली इज बेटर थिंग देन टू अराइव एंड द ट्रू सक्सेस ऑफ द लेबर, ठीक है। टू ट्रेवल होपफुली, अब इसमें अंडरलाइन क्या है, होपफुली इज अ बेटर थिंग देन टू अराइव। देखो सेंटेंस ही दिख रहा है कि आप अच्छे ढंग से ट्रेवल करोगे, होपफुली ट्रेवल करोगे। देखो इसने सिनोनियम पूछा है, हम ऑप्शन से निकाल लेंगे, इसमें अंडरलाइन नहीं है, ठीक है। टू ट्रेवल होपफुली इज बेटर थिंग टू देन टू अराइव एंड द, मतलब होपफुली एकदम सुरक्षा सावधानी के साथ ही ट्रेवल करना है, तो इस तरीके का सेंटेंस है। तो इसका आपको, हाँ मैं दहेज के सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ हूं, ये बहुत पुरानी बातें हैं, 15 साल पुरानी, ठीक है। आज से इसको मत जोड़ो, मतलब होता ही था वही माँ बाप को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई दहेज वाला सेंस था, लेकिन आज टाइम बदल चुका है। मैं जैसे मेरे बेटे की शादी करूंगी तो मैं कुछ नहीं लूंगी, मैंने सोच रखा है, लाइक कुछ भी नहीं, लाइक जो 1 रुपये वाला रिश्ता होता है वही चीज, मैं उसी के पक्ष में हूँ, और मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा ही किया था। पर जनरल है भाई, मेरे पापा ने तो बोला था कि भाई गाड़ी देखा रमन, गाड़ी बुक कर रखी हमने, इन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए जी फालतू के खर्चे, ये हमें गाड़ी ही नहीं चाहिए। तो मतलब उस टाइम के हिसाब से वो चीज़ अच्छी लगी थी, 15-16 साल पहले ये ट्रेंड चलता था, ठीक है। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, तो मैं अब दहेज के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो मानती हूँ लड़का लड़की टैलेंटेड होने चाहिए, सारी उम्र वैसे ही ना कमाते हैं। मैं अपने छोकरे की शादी करूंगी कुछ नहीं लूंगी, लेकिन हाँ मैं अपनी लड़की की शादी करूंगी तो जो जी में आएगा दे दूंगी उसको, बट नॉट इन द दहेज, टोकन ऑफ लव, ठीक है। वो टोकन ऑफ लव के रूप में कुछ भी दो, बट मेरी सोच ये है कि ना किसी से मांगो और ना किसी का लो, ठीक है। लेकिन टोकन ऑफ लव में आप भाई छोटी छोटी चीजें गिफ्ट एज ए गिफ्ट देना चाहो तो दे सकते हो, बट नॉट लाइक दहेज, दहेज वाला टाइप बिल्कुल भी नहीं। जो 1% भी ऐसे हिंट भी देते हैं ना कि उन्हें कुछ चाहिए, तो मतलब उनके घर तो लड़की की शादी कभी जिंदगी में करनी ही नहीं चाहिए, उन्हें आज कुछ चाहिए तो कल कुछ और चाहिएगा। तो मेरी सोच यही है, जब मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, लाइक चाहे वो कुछ भी दें, मैं सोचती हूँ मतलब ये बात है, तो मैं सिर्फ 1 रुपये का रिश्ता ही उठाऊंगी, नारियल और 1 रुपया। लेकिन हाँ जब मैं अपनी लड़की की शादी करूंगी तो मैं दूंगी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, मतलब लाइक टोकन ऑफ लव, नॉट अ दहेज। जब मुझे लगेगा अगला बंदा थोड़ा बहुत भी हिंट दे रहा है कि कुछ चाहिए, तो वहां शादी नहीं, ठीक है। हाँ तो यहां पर देखो, हाँ इतने साल पहले मेरे हस्बैंड ने 1 रुपया लिया था,
तो ट्रेवल होपफुली इज बेटर थिंग देन अराइव एंड ट्रू सक्सेस टू द लेबर, तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली होता है, ठीक है। तो होप सिनोनियम पूछा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली बोलेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान रखना पॉजिटिवली। अच्छा, ये आ गया तुम्हारा एक बड़ा सा अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये है एक बड़ा सा अरेंजमेंट, इसको देखते हैं। चलो, इसके अंदर ऑलरेडी 2 सेंटेंस तो दे ही रखे हैं, चक्कर खत्म। ये पहला सेंटेंस भी यहां पर दिया हुआ है, और एक सेकेंड, पहला सेंटेंस भी दिया है, लास्ट सेंटेंस भी दिया है। तो इसका मतलब आप बीच वाले सेंटेंस को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। बीच वाले सेंटेंस को आप क्या करेंगे भाई, अरेंज करेंगे। देखिएगा, इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज, यहां पर ठीक है, इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज, पहली लाइन क्लियर है क्योंकि पहली लाइन दे रखी है, हमें इनमें से अरेंज करनी है इसके साथ अटैच करके। इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज नेग्लेक्टेड एंड देयर फार, तो कोई तुकी नहीं बना। इवन टुडे मैनी कंट्रीज वुमेन कंटिन्यू टू बी, हु हैव, कंट्रीज के साथ हु हैव कनेक्टेड हो ही नहीं रहा, फ्यूअर वुमेन देन मैन नहीं हो रहा, तो वुमेन कंटिन्यू टू बी क्यों है पहला आंसर, ठीक है। वुमेन कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड एंड देयर सो फॉर, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, फ्यूअर वुमेन देन ए मैन, और मैन की कंपैरिजन में हु हैव बेनिफिट्स एंड एजुकेटेड ऑफ द, ये ठीक है। तो QPSR, QPSR, तो आंसर यहां पर क्या रहेगा, आंसर यहां पर डी रहेगा। यस, आंसर यहां पर क्या रहेगा, डी रहेगा, क्लियर। चलो, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ना, अभी तो बहुत है। यहां पर बताना है आपको, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, योर आंसर इज बी। पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड, पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू सिट होता है, पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड के बाद भी तो टू आता है ना, आपने देखा होगा, रिक्वेस्टेड टू, ही सेड टू, तो रिक्वेस्टेड टू नॉट टू सिट, तो ये डी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। पैसेंजर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, ठीक है, नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, हाँ आंसर यहां पर डी रहेगा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, बेसिक अरेंजमेंट कैसे है मैंने वीडियो के बीच में बताया, आपने लेट ज्वाइन किया, तो आंसर यहां पर क्योंकि रिक्वेस्टेड टू होता है हमेशा, तो डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। डी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है बार बार PRT इंग्लिश कब करवाओगे, मैं तुम्हें ना ऐसे मारूंगी, जो बच्चे ऐसे पूछते हैं ना स्टेट इंग्लिश कब करवाओगे भाई, मतलब मुझे ना ऐसी पागलपंथी लगती है ऐसे क्वेश्चंस में। तुम एस्टेट का इंग्लिश का पेपर उठा के देख लो, PRT का एज इट इज लेवल के क्वेश्चन तुम्हें वहां भी दिख जाएंगे। मैं तुम्हें ना ऐसे ऐसे मारूंगी दबा के सबको। मैं तुम्हें एक बात हमेशा बोलती हूँ, मैं चाहे तुम्हें DSSB की इंग्लिश करवा रही हूँ, चाहे तुम्हें CET की इंग्लिश करवा रही हूँ, चाहे तुम्हें एस्टेट की इंग्लिश करवा रही हूँ, चाहे मैं तुम्हें जन्नुम की हिंदी करवा रही हूँ, भाई अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट हटा दो, उस एग्जाम हर एग्जाम के क्वेश्चंस मिक्स मैच होके ही आते हैं, कॉन्सेप्ट सबके साथ लगता है। हिंदी में पढ़ा रही हूं तो सबके ऑप्शंस पढ़ा रही हूं, इंग्लिश में पढ़ा रही हूं तो सबके पढ़ा रही हूं, वो सबकी मिलीजुली प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, सारे पेपर करवाऊंगी, CET के भी और एस्टेट के भी। चुप रहा करो बस, एक दिन CET करवाते हो दुखी हो जाओ, एस्टेट करवा दो, एस्टेट करवाते हो CET करवा दो, मैं दोनों के मिक्स मैच करवा रही हूँ। सब्जेक्ट देखा करो, तुम्हारी यही प्रॉब्लम तुम्हें ले डूबेगी। सब्जेक्ट देखा करो, ये मत देखा करो किस एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है। हाँ, उस एग्जाम के हिसाब से टॉपिक देख लिया करो। मैं हमेशा बताती हूँ इस एग्जाम में ये टॉपिक डोमिनेट है, इसमें ये टॉपिक डोमिनेट है, और CET और एस्टेट में इक्वल टॉपिक डोमिनेट है। बस एस्टेट में प्रेपोजिशन ज्यादा आ जाती है, मोडाल्स, आर्टिकल और वर्ब, ये 3 टॉपिक अलग है, बाकी CET में सेम है। पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, देयर इज अ नो एरर, योर आंसर विल बी वी। तो यहां पर आंसर एरर बताना है। तो क्वेश्चन है, this is the third communication I have sent, this is the third communication I have sent and I am much surprised at receiving no answer. This is the third communication I have sent, this is the third communication I have sent and I am much surprised, present है to receiving the answer, there is no error, ठीक है। इस सेंटेंस में कहीं एरर ही नहीं है, क्योंकि ना सी में एरर है, to receiving the answer ठीक है। दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट, बिल्कुल ठीक है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है। और आई एम मच सरप्राइज, कोई भी चक्कर नहीं है। तो यहां पर क्या है, कोई भी एरर इस सेंटेंस के अंदर है ही नहीं, देयर इज अ नो एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है। तो यहां पर कोई भी एरर यहां पर नहीं है,
क्लियर भाई? तो यहां पर मैंने करवा दिए हैं आपको 3 पेपर्स जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे 3 अलग अलग शिफ्ट में हुए थे, ठीक है। अब हम कल की क्लास में इन्हीं पेपर्स का हिंदी और इंग्लिश को कंप्लीट कर लेंगे जो डे 2 पे हुए थे। इससे क्या है, आपको सीईटी के जो पर्टिकुलर सीईटी का एक ही बार तो पेपर हुआ ना, उसकी हिंदी इंग्लिश तुम्हें क्लियर होगी। उसके बाद हम एसेट की थोड़ी सी मुश्किल है तो एसेट वाली प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि एसेट की प्रैक्टिस के साथ सीईटी की ऑटोमेटिक हो जाएगी। सीईटी की मैं बीच में इसलिए लेके आई हूं ताकि तुम्हें पता चले कि सीईटी का क्या लेवल पेपर में आया हुआ है, ठीक है। जो एसेट की पढ़ रहे हैं उनको एक सिंगल क्वेश्चन के लिए दिक्कत नहीं होगी सीईटी में, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश का बैच अचीवर एकेडमी ऐप पर है, वहां पर फोल्डर्स बने हुए पेड कोर्स में पीजीटी इंग्लिश, जस्ट राइट पीजीटी इंग्लिश एंड यू विल गेट द बैच। अब तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट बनवा दिया है मैंने, ध्यान से सुनो। अचीवर एकेडमी ऐप पे जाना, ट्राई करना मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट है, देयर इज नथिंग इज पेड। अचीवर एकेडमी ऐप पर जाना, एक मॉक टेस्ट करके देखना, फ्री टेस्ट में जाना, टेस्ट में जाना, ठीक है। अचीवर एकेडमी पे आपको फोल्डर मिलेगा पेड कोर्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट वाला फोल्डर मिलेगा, उसको खोलना। ये आईफोन में ऐसे दिख रहा है, एंड्रॉइड में अलग दिखेगा। तो उसमें तुम जाके खोलना ये एचटेट स्पेशल टेस्ट, एचटेट स्पेशल टेस्ट, इसको ओपन करना, ठीक है। यहां पर देखो 90 क्वेश्चन 90 मिनट दिए हुए हैं, फ्री मॉक टेस्ट है, इसको अटेम्प्ट करना, एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। यहां पर टाइम के साथ है, आप इस मॉक टेस्ट को लगा के देखना। यहां पर आपको यह भी पता चलेगी आपकी क्या रैंक है, लास्ट में पूरा कंक्लूजन आएगा। आप सेव एंड नेक्स्ट करते जाना, जैसे रैंडम, मैं तो वैसे रैंडम टिक कर रही हूं, तो ऐसे सेव एंड नेक्स्ट करते जाना। लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, आपका रैंक भी मिलेगा कि कितने बच्चों में आपने कितना अचीव किया है, कौन सी आपकी रैंक आई है। तो ये मैंने कुछ मॉक टेस्ट डलवाए हैं, आप इनको जरूर से जरूर ट्राई कर लें। सीईटी का भी है इसके अंदर, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से मॉक टेस्ट हैं। अभी बैक कैसे होगा, अच्छा सबमिट टेस्ट करना पड़ेगा, यस जा रहे, ठीक है। मैंने तो एक सेकेंड, लास्ट में जब आप सबमिट करोगे उसके बाद सॉल्यूशन सब। अब टेस्ट कौन कौन से डलवा रखे हैं मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम करके देख लेना। एचएसएससी कॉमन बैच किट, एचएसएससी का भी टेस्ट है एक, जो 100 नंबर का एचएसएससी का पेपर आता है, वो भी एक मॉक टेस्ट डला हुआ है, ये भी करके देखना। डीएसएसबी का जिनका पेपर आ रहा है, डीएसएसबी पेपर 1 का भी मैंने डलवा दिया। कुछ मॉक टेस्ट हैं ये ट्राई के लिए, हाँ ये बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, सबके लिए है, जो ऐप के स्टूडेंट है उनके लिए भी, जो ऐप के स्टूडेंट नहीं है, मतलब पेड स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी टेस्ट में है, ये सारे फ्री हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो इंग्लिश पेडागोजी का टेस्ट डला हुआ है, इसको करके देख लेना, ये तुम करके देख लेना। मैथ का डला हुआ है, एस्टेट कॉमन बैच के तो कम 7-8 डले हुए हैं, मतलब जो भी है। इंग्लिश लिटरेचर के भी यहाँ पर काफी टेस्ट डले हुए हैं, इंग्लिश लिटरेचर जिनका सब्जेक्ट है वो भी देख लेना। फिर केवीएस का भी देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, एक आपका सीटेट का डला हुआ है, ठीक है। साइकोलॉजी के डले हुए हैं कई सारे, साइकोलॉजी के तो 5-6 डले हुए हैं, खाली साइकोलॉजी के करके देख लेना। ये टेस्ट थोड़ा सा तुम्हें भ्रम था, कोई जरूरत नहीं है वैसे, मैं तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करवाती हूँ, बट कुछ बालकों को भ्रम था कि मैं तो मॉक टेस्ट भी लगा के देखूंगा, तो देख लेना यहाँ पे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं किसी बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ। पीजीटी इंग्लिश का यदि आप बैच लेते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट का बैच लेते हैं, तो उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स आपको बने हुए मिलेंगे, ठीक है। उसके अंदर फोल्डर बना है केवीएस अलग से, एचपीएससी अलग से, ईएमआरएस अलग से, चंडीगढ़ अलग से, एस्टेट अलग से। मेरा जो भी पीजीटी का बैच होता है सब्जेक्ट का, तो ये नहीं होता कि बच्चा एस्टेट के नाम पे दूसरा खरीदे, डीएसएसबी के नाम पे दूसरा खरीदे, केवीएस के नाम पे दूसरा खरीदे, नहीं। सब्जेक्ट का मतलब आप उस सब्जेक्ट को 100% पढ़ रहे हो। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो मतलब इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश का ब्रिटिश लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, इंडियन भी पढ़ रहे हो, आप ऑस्ट्रेलियन भी पढ़ रहे हो, आप वर्ल्ड लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको उस बैच में सब कुछ मिलेगा, वो आपकी चॉइस है कि आपको किस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। बट आपको किसी ये नहीं है कि केवीएस आ गया तो आपको दूसरा बैच लेने की जरूरत है। पीजीटी का बैच 1 साल वैलिड है, चाहे उसमें केवीएस आए, चाहे स्क्रीनिंग आए, चाहे डीएसएसबी आए, सबके फोल्डर्स ऐसे डिब्बे बने हुए हैं अलग से, डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस, एचपीएससी, एस्टेट, ऐसे डिब्बे बने हुए हैं। पर्टिकुलर जो एग्जाम देना आपने सिर्फ उसी डिब्बे को खोलना है और उसके अंदर ही क्लास देखनी है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। हाँ लास्ट में तुम कुछ क्वेश्चन पूछा करो, मैं सबके रिप्लाई करके जाती हूँ लास्ट में। कॉमर्स मैं नहीं पढ़ाती, कॉमर्स मैम पढ़ाते हैं, प्रिया मैम है कॉमर्स के लिए। सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स हैं। चलो बाय बाय। हाँ हिंदी लिटरेचर की क्लास पूनम मैम जल्द लेने वाली हैं।
प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे। ये मॉक टेस्ट अचीवर एकेडमी ऐप के ऊपर है, फ्री सेक्शन में। पेड कोर्स के नीचे तुम्हें टेस्ट सीरीज दिखेगी, वहां पर है, ठीक है। मैम बैच में हरियाणा जीके की सारी क्लास करनी है क्या? सारी नहीं करो तो एक फोल्डर होगा न्यू लाइव बैच के नाम से, जो सुनील सर ने पढ़ा रखा है, वो वाला कर लेना। और एक डिस्ट्रिक्ट्स का फोल्डर होगा दीपक सर वाला, वो 2 फोल्डर तो एटलीस्ट आप जरूर कर लेना, ठीक है। करंट की क्लास अभी लगवा देंगे इस वीक।